नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में ऑफिसर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को रंगों के त्यौहार इस त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं और आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, यही हमारी आपके लिए आशा है, दुआ है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो बोर्ड क्लास 2023 एग्ज़ाम है 12वीं क्लास का, उसके लिए अपन ने जो प्रश्नोत्तर सीरीज शुरू कर रखी है महत्वपूर्ण अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट है, और आप इसको देखना न भूलें। संपूर्ण जो सीरीज है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आज अपन देखेंगे अपना जो टॉपिक रहेगा आज का, और वो टॉपिक अपना रहेगा तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, तो अपन बात करेंगे आज किसकी? तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, जो आर्थिक क्रिया है उसकी अपन बात करेंगे। यहाँ से जो प्रश्न आएंगे, यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे अपने। एक जो प्रश्न आएगा आपके वो 1 अंक का और वस्तुनिष्ठ आएगा। 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक आएगा। ठीक है, तो यहाँ ये जो सीरीज मैंने बनाई है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की है, और एक जो प्रश्न आएगा वो आएगा 3 अंक का, और वो आएगा दीर्घ स्तरीय उत्तर जो होगा उसका। ठीक है, तो इसके लिए ये जो अपना टॉपिक है 3 अंक का जो प्रश्न है, उसके लिए अभ्यास या प्रैक्टिस सेट जो है वो अलग बना दिया गया है। इसका अलग है, इसका वीडियो अलग डाल देंगे, और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर इस पार्ट से बनते हैं उसका अलग डाला अपन ने। ठीक है, तो इस टॉपिक में तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप है। ठीक है, इस का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जो सीरीज है उसके जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे अपने इस सीरीज में डाले हैं। तो जरूर आप दोनों वीडियो को देखना पड़ेगा आपको। इसमें 2 वीडियो अपन बनाएंगे इसके। ठीक है, वस्तुनिष्ठ का अलग होगा और जो दीर्घ स्तरीय उत्तर वाला है उसका अलग होगा। ठीक है, तो जरूर देखें आप हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न साथियों अपना है कि तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलापों में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कौन सी क्रियाएं शामिल है? तो इसमें तृतीयक क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों को शामिल किया जाता है। इसमें कौन सी क्रिया, छोटा प्रश्न पूछा जाए यदि, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में दे दे कि एक में ए में दे दे, उत्पादन ब में दे दे, विनिमय स में दे दे, ये दोनों। ठीक है ना, और द में दे दे, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार का प्रश्न से यहाँ बनता है। तो उत्पादन और विनिमय दोनों इसमें शामिल है। ठीक है, दूसरा है कि उत्पादन को परोक्ष रूप से मापा जाता है। 2 रिक्त स्थान आपको यहाँ मिल रहे हैं कि उत्पादन को परोक्ष रूप से किस रूप में मापा जाता है? तो उत्पादन को पारिश्रमिक के रूप में और वेतन के रूप में। ठीक है, प्रत्यक्ष तो कोई वस्तु प्रोडक्ट होती है, लेकिन परोक्ष रूप से यदि अपन देखें तो पारिश्रमिक कितना मिला, इसके बेस पे अपन सोचते हैं कि हमारा उत्पादन किस प्रकार का था, अधिक था या कम था। और दूसरा वेतन के रूप में, वेतन या पारिश्रमिक। अगला प्रश्न साथियों अपना है कि विनिमय में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है? विनिमय में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है? तो विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो इसमें हर प्रकार की जो सेवा होती है, व्यापार में वस्तुओं का लेन देन अपन करते हैं, परिवहन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और संचार के अंदर संदेशों को या ज्ञान आधारित सूचनाओं को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इन तीनों को शामिल करते हैं। तो अब अवश्य में तीनों दे दे, व्यापार, परिवहन और संचार, ये सभी या इनमें से कोई एक, तो अपन ऑप्शन 10 से ही कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में प्रमुख अंतर क्या है? द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप है। देखो, द्वितीयक क्रियाकलाप क्या था कि प्राथमिक क्रिया से प्राप्त कच्चे माल को अपनी टेक्नोलॉजी की सहायता से मूल्यवर्धित माल में यदि अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो नया प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं द्वितीयक क्रियाकलाप। ठीक है, और तृतीय क्रियाकलाप है उससे कुछ हटकर है, अर्थात उसमें मुख्य रूप से सेवा सेक्टर को शामिल किया जाता है, चाहे वो परिवहन की सेवा हो, संचार की हो, बैंकिंग की हो, अभियंता की हो, वकील की हो। ठीक है, इसके अलावा निम्न स्तरीय सेवाओं में जैसे कि नाई की सेवा हो, धोबी की सेवा हो, अनेक प्रकार की जो सेवाएं, नलसाज की सेवा हो, इलेक्ट्रीशियन की सेवा हो, तो ये सारी सेवाएं किसमें शामिल होती हैं? तृतीय क्रियाकलाप में। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है? मुख्य रूप से द्वितीयक में तो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पाद को अपनी टेक्नोलॉजी की सहायता से मूल्यवर्धित क्रियाओं में
कन्वर्ट कर देना। और तृतीयक में क्या है, इसमें क्या शामिल करते हैं अपन, उत्पादन की तकनीकों, मशीनरी, फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों के विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर निर्भर करती है कौन सी, तृतीयक प्रकार की सेवाएं। ठीक है। अगला प्रश्न, वस्तुओं का क्रय विक्रय वाले क्षेत्र कहलाते हैं व्यापारिक केंद्र। जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है उस केंद्र को क्या बोलते हैं, व्यापारिक केंद्र बोलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न दोस्तों अपना है कि ग्रामीण विपणन केंद्र पोषण करते हैं किसका, तो ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। किसका पोषण करते हैं, निकटवर्ती बस्तियों को सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, नगरीय बाजार केंद्रों में सेवाएं मिलती है। नगरीय बाजार केंद्रों में किस तरह की सेवाएं मिलती हैं, विशिष्टीकृत, अर्थात विशेष प्रकार की सेवाएं नगरीय बाजार केंद्रों में मिलती है। जैसे कि संचार सुविधा बहुत अच्छी होती है नगरों में, परिवहन की सुविधा बहुत अच्छी होती है, चिकित्सकीय सुविधा बहुत अच्छी होती है। ठीक है। शैक्षणिक सुविधाएं बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार से जो सेवाएं मिलती है बड़ी विशिष्टीकृत मिलती है, यानी उनमें ग्रामीण क्षेत्र की बजाय गुणवत्ता ज़्यादा होती है। ठीक है। क्वालिटी भी अच्छी होती है और क्वांटिटी भी अच्छी होती है। फुटकर व्यापार किसे कहा जाता है, तो ये वह व्यापारिक क्रिया फुटकर व्यापार के अंतर्गत रखी जाती है जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से विक्रय करते हैं। उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को क्रय विक्रय करते हैं, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से क्रय करते हैं, विक्रय ना करके उपभोक्ता क्रय करेंगे। तो उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को क्रय करते हैं, वो फुटकर व्यापार में है। इसका बड़ा प्रश्न आएगा तो उसके लिए अपन ने अलग से सीरीज इसकी बनाई है, उसमें जब 3 अंक का प्रश्न आएगा तो उसको थोड़ा विस्तृत अपन ने विद एग्जाम्पल दे दिया है। श्रृंखला भंडार किसे कहते हैं, ठीक है। श्रृंखला भंडार किसे कहते हैं, तो ये वे केंद्र होते हैं श्रृंखला भंडार जो मितव्ययिता के से व्यापारिक माल खरीद करके सीधे ऑर्डर से भी वस्तुओं का निर्माण करवा लेते हैं, और किनको उपलब्ध करवाते हैं, मुख्य रूप से जो फुटकर व्यापारी हैं उनको उपलब्ध करवाते हैं, या ये थोक व्यापारियों को भी उपलब्ध करवा देते हैं। तो ऐसे जो केंद्र होते हैं वो श्रृंखला भंडार कहलाते हैं। ठीक। तो बड़े ये केंद्र होते हैं जो मुख्य रूप से जिसका कोई विपणन केंद्र नहीं होता, और ये डायरेक्ट माल की सप्लाई कंपनी से यानी उत्पादक से डायरेक्ट उपभोक्ता तक करवा देते हैं। एक प्रकार से बिचौलिया का काम ये करते हैं, और ये प्रमुख केंद्र होते हैं, इनको श्रृंखला भंडार कहा जाता है। थोक व्यापार किसे कहते हैं, थोक व्यापार में क्या है साथियों कि थोक ये फुटकर व्यापारियों व माल निर्माताओं के मध्य बिचौलियों की कड़ी होती है थोक व्यापारी। ठीक है। माल निर्माता और फुटकर व्यापारियों के बीच की कड़ी थोक व्यापारी होती है, यानी जहाँ बड़े श्रृंखला भंडार होते हैं वहाँ से ये थोक विक्रेता माल को लेकर के आते हैं और उसके बाद में किन को बेचते हैं, फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं, और फुटकर व्यापारी किन तक पहुँचाते हैं, उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये फुटकर व्यापारियों को माल उपलब्ध करवाते हैं और इनको अपन थोक व्यापार के रूप में जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, परिवहन किसे कहते हैं, तो परिवहन एक ऐसी सुविधा है, परिवहन क्या है, एक ऐसी सुविधा है जो व्यक्तियों विनिर्मित माल संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, जिसके माध्यम से, यानी परिवहन इस प्रकार की एक विधा है, एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा हम व्यक्तियों को पहुंचा सकते हैं, वस्तुओं को पहुंचा सकते हैं, व्यक्तियों, वस्तुओं और संपत्ति को भौतिक रूप से, यहाँ लिखा है एक वर्ड भौतिक रूप से, ठीक है ना, फिजिकली उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन पहुंचाते हैं, तो उसको अपन उस विधा को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। नोड क्या है, अगला है नोड क्या है, तो दो अथवा दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल जिसके सहारे कोई बड़ा कस्बा हो उसको नोड कहा जाता है। दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, जहाँ पर दो या दो से अधिक मार्ग आपस में क्रॉस करते हो और उसके पास में कोई बड़ा कस्बा हो, तो ऐसे कस्बे, ऐसे जो केंद्र होते हैं उनको नोड कहा जाता है। ठीक है। अगला है योजक क्या है, तो वह सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है। योजक क्या कहेंगे, योजक है जोड़ने वाला, तो दो नोडों को जोड़ने वाली जो सड़क होती है उसको योजक कहा जाता है। सिंपल सी बात है, इसमें योजक दो नोडों को जोड़ने वाली सड़क योजक कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न,
शायद अक्सर आपको कम दिखाई दे रहे होंगे, कुछ छोटे नज़र आ रहे होंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये हो गया योजक। अगला है परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो परिवहन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। तो एक ही कारक पूछा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपन तैयार करें तो मांग। ठीक है, लोग क्या करते हैं, लोगों के पास में बहुत अच्छा व्यवसाय होता है और अपने कार्य से थक हार करके वो चाहते हैं कि हमें सुकून मिले। तो इसके लिए उनके पास में ऑलरेडी अच्छा वर्क है, तो उससे अच्छी इनकम उनको हो रही है, तो वो क्या चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, कुछ मानसिक शांति चाहते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं और उन केंद्रों को पर्यटक केंद्र कहा जाता है, पर्यटन केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए जो विधा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की, बड़ी महत्वपूर्ण विधा है, तो वह है अपनी परिवहन की सुविधा। अब परिवहन की सुविधा किसी समय में ज़्यादा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वो कौन सी क्यों बढ़ेगी, वो मांग पर डिपेंड करती है कि कोई बड़ा नगरीय केंद्र है तो वहाँ लोगों के लिए अधिक मांग होती है कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना। ठीक है, तो उनकी बड़ी मांग रहती है। तो मांग एक बड़ा फैक्टर है जो परिवहन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, संचार क्या है, संचार शब्दों, संदेशों और तथ्यों को, विचारों को, शब्द संदेश तथ्य और विचार, शब्द संदेश तथ्य और विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का माध्यम क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। पूछ ले कि संदेशों, तथ्यों, विचारों और आदि को प्रेषित करने का माध्यम क्या कहलाता है, संचार, परिवहन। इस प्रकार से पूछ ले, ठीक है ना। इंटरनेट तो क्या है, इसको संचार कहा जाता है। अगला है कि वर्तमान में संचार का तीव्रतम साधन कौन सा है। तो इंटरनेट सबसे तेज, यदि मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि अपन पहुंचाना चाहते हैं तो वर्तमान समय में बड़ी जो फैसिलिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है वो इंटरनेट, और घर बैठे संपूर्ण विश्व के किसी भी कोने की जानकारी अपन हासिल इसके माध्यम से कर सकते हैं। लेखाकार और परामर्शदाता की सेवाएं कहलाती है। तो लेखाकार और परामर्शदाता जो होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं या एडवाइजर जो होते हैं, उनकी सेवाएं उच्च स्तरीय सेवाएं कहलाती हैं। को क्या कहते हैं, उनको उच्च स्तरीय सेवाएं। संगठित क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें नियमित सेवाकर्मी शामिल होते हैं। यार अपनी भाषा में अपन कहें तो सरकारी कार्यालयों के जितने भी कर्मचारी होते हैं, ठीक है, सरकारी कार्यालयों के जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सारे के सारे संगठित क्षेत्र में शामिल होते हैं, क्योंकि वो एक निश्चित सिस्टम के तहत काम करते हैं। ठीक है, और जितने भी निजी है और प्राइवेट संस्थान जो होते हैं उनमें काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, लेबर मजदूर जो होते हैं, वो सारे के सारे किस में शामिल होते हैं, असंगठित क्षेत्र में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न साथियों अपना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सेवा क्षेत्र में संलग्न लोग है लगभग कितना। तो 75% आबादी का कुल जो श्रमिक है उन लोगों का 75% आबादी जो है वो किस में है, सेवा सेक्टर में, यानी तृतीयक क्षेत्र में, थर्ड सेक्टर में वो लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने परसेंट, 75%। विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है, यानी थर्ड सेक्टर का सबसे बड़ा क्रियाकलाप है पर्यटन। कौन सा है, पर्यटन। क्यों, क्योंकि विश्व की कुल जीडीपी जो है उस जीडीपी का 40% भाग इसी से प्राप्त होता है, और विश्व के लगभग 25 करोड़ लोग इसी क्षेत्र में लगे हुए हैं। 25 करोड़ लोग जो है वो इसी क्षेत्र में लगे हुए हैं, इसलिए बहुत बड़ा सेक्टर है ये, कौन सा, पर्यटन। ठीक है ना, और ये जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान इसका है, लगभग 40% योगदान जीडीपी में किसका, तृतीयक सेक्टर का है। अगला प्रश्न साथियों, पर्यटन को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है। तो मांग और परिवहन। पर्यटन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है मांग और परिवहन। इसके अलावा भी कई कारक है, जैसे कि किसी क्षेत्र विशेष का भौतिक भूदृश्य जो होते हैं वो लोगों को आकर्षित करते हैं, किसी प्रदेश की जलवायु जो होती है वो लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे अपन पहाड़ी क्षेत्रों में यदि घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ का भूदृश्य है, ढाल वाला क्षेत्र है, घाटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, अपने को आकर्षित करती है। यदि अपन समुद्री तटवर्ती क्षेत्र में जाते हैं तो तट के आसपास का जो बीच है समुद्र का, वो इलाका हमें बहुत ही, समुद्र की लहरें बड़ी सुंदर लगती है, मनोरम लगती है, अच्छी लगती है, उनको देखने के लिए अपन जाते हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्र भी है, जैसे मैदानी प्रदेश में पाए जाने वाले घास के मैदान बड़े
सुंदर और मनोरम लगते हैं। दूर दूर तक फैले रेगिस्तान जिसमें बलुई मिट्टी और रेत के जो टीले पाए जाते हैं, जो दरियन या दोहरे कहलाते हैं, वो भी अपने को बहुत अधिक आकर्षित करते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जो है लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो वो भी अन्य बिंदु भी है, साथ साथ में मांग और परिवहन भी इसको महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। पर्यटन आकर्षण का प्रमुख केंद्र क्या है? तो पर्यटन आकर्षण का प्रमुख केंद्र क्या है? किसी प्रदेश की जलवायु, वहाँ का भूदृश्य, इतिहास, कला और संस्कृति और वहाँ की अर्थव्यवस्था। ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि पर्यटन आकर्षण के केंद्र है, महत्वपूर्ण है। जैसे जलवायु किस प्रकार की है, भूदृश्य कैसे है, इतिहास है, इतिहास में ऐतिहासिक दुर्ग और किले जो है, ठीक है ना, दुर्ग, किले, बावड़ियाँ अपने राजस्थान में तो ये बहुत महत्वपूर्ण है पर्यटन के लिए, क्योंकि अपने प्राचीन विरासत रही है और प्राचीन समय में राजा महाराजाओं द्वारा बनाए गए किले और बावड़ियाँ लोगों को आज भी आकर्षित करते हैं। और काफ़ी विदेशी जो सैलानी है घूमने के लिए अपने राजस्थान आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है, ये कलाकृति जो है उनको सिर्फ राजस्थान में देखने को मिलती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण। अपन दक्षिण में जाएंगे भारत में, तो प्रायद्वीपीय यदि भारत में अपन जाएंगे तो यहाँ अपन क्या पाएंगे, यहाँ पे सुंदर आपको मंदिर मिलेंगे, बहुत ही बारीक नक्काशी किए हुए मंदिर है और बड़े बड़े विशालकाय मंदिर आपको दक्षिण भारत में यहाँ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ काफ़ी लोग दक्षिण में यदि घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ के मंदिर कला का एक बेजोड़ नमूना पेश करते हैं। तो हर क्षेत्र में एक अलग जो कलाकृति है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है साथियों। ठीक है, अगला है कि चिकित्सा पर्यटन क्या है? तो जब चिकित्सा पर्यटन क्या है? जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों से जोड़ दिया जाए तो उसको अपन चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। कोई विशेष बड़ा है नहीं, चिकित्सा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ देना। चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है? तो इसके अंदर सूचना का संग्रह, उत्पादन और प्रकीर्णन आदि क्रियाएं शामिल है। सूचना का उत्पादन, प्रकीर्णन और संग्रह आदि क्रियाएं हैं किसमें शामिल है? चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल है। ये क्रियाकलाप अनुसंधान व प्रशासन के सामर्थ्य से संबंधित सेवाओं को उन्नत नमूने के रूप में पेश करते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, दोबारा भी इनको मैं। बाह्य स्रोतन क्या है? बाह्य स्रोतन अर्थ है दक्षता सुधारने के लिए और लागतों को घटाने के लिए। दो वर्ड है, दक्षता को सुधारने के लिए, वस्तु की लागतों को घटाने के लिए किसी बाह्य कंपनी को कार्य सौंपना या ठेका देना। ठीक है, क्या कहलाता है? बाह्य स्रोतन कहलाता है। और जब यह बाह्य स्रोतन समुद्र पार हो, बाह्य स्रोतन, तो उसको अपतरण कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अपतरण, ऑफशोरिंग, अपतरण या ऑफशोरिंग कहा जाता है। अपतरण या ऑफशोरिंग, इस प्रकार से इसको ऑफशोरिंग भी कहा जाता है और इसको अवतरण भी कहा जाता है जब ये सेवाएं समुद्र पार हो। ठीक है, अगला, किन किन कार्यों का बाह्य स्रोतन किया जाता है? तो प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता केंद्र यानी जो कॉल सेंटर होते हैं। कंपनी कहाँ होती है? कनाडा की होती है, यानी कंपनी अपने पास में कनाडा की है, उसका कॉल सेंटर अपने बेंगलुरु में खोल दिया, लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है, तो इसका भी बाह्य स्रोतन होता है। कॉल सेंटर खुले जाते हैं। कभी कभी उच्च प्रौद्योगिकी जो है, विनिर्माण प्रौद्योगिकी है, उसका भी बाह्य स्रोतन हो सकता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता या कॉल सेंटर, इसके अलावा कभी कभी विनिर्माण प्रौद्योगिकी और उच्च प्रौद्योगिकी जो है उसका भी बाह्य स्रोतन हो सकता है। सिंपल है, देखो साथियों, ऑफशोरिंग, अपतरण क्या है? अपतरण या ऑफशोरिंग किसे कहते हैं? जब बाह्य स्रोत कार्य समुद्र पार के स्थानों पर होने लगे तो उसको ऑफशोरिंग कहा जाता है। छोटा प्रश्न आएगा 1 नंबर का। आंकड़ा प्रक्रमण क्या है? तो ये सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। आंकड़ा प्रक्रमण किससे संबंधित है? तो किससे? सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है आंकड़ों का प्रक्रमण। सिंपल है। पंचम क्रियाकलाप में किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है? तो पंचम क्रियाकलाप में नवीन विचारों की रचना करना, पुनर्गठन करना, उनकी व्याख्या करना, नवीन प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करना। न्यू टेक्नोलॉजी है उसका वैल्यूएशन करना, वैज्ञानिक साइंटिफिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में
नई सोच विकसित करना, वित्त और विधि से संबंधित परामर्शदाता, ठीक है, वित्त और विधि से संबंधित परामर्शदाता, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिस्टम है, इसके जो एडवाइजर होते हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन सब क्रियाओं को, ये बड़े महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है, इनको किस में शामिल करते हैं, पंचम क्रियाकलाप में शामिल करते हैं, ठीक है। तो नवीन विचारों की रचना, पुनर्गठन, व्याख्या, नवीन प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन, प्लस वैज्ञानिक, वित्त और विधि, परामर्शदाता आदि इसमें शामिल है। स्वर्ण कॉलर किसे कहा जाता है? जैसे सामान्य जो श्रमिक होते हैं उनको लाल कॉलर कहा जाता है, लेकिन जो पंचम क्रियाकलाप के श्रमिक है उनको स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहा जाता है, ठीक है। पंचम क्रियाकलाप वालों को स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसको शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये दूसरी साइड जा रहा है। हाँ, अगला प्रश्न है अंकीय विभाजन क्या है? अंकीय विभाजन है क्या, प्रश्न पूछा गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो अंकीय विभाजन क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं को में किसी देश का विकास ग्राफ, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, किसी देश का विकास ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ कि सूचना प्रौद्योगिकी जो है, सूचना जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी में विश्व के विकसित देश आगे है, यानी विकसित देश तो काफ़ी आगे है, ठीक है। और इसमें अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देश किसमें? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में पिछड़े हुए हैं। तो अपन क्या करते हैं, विश्व स्तर पर क्या करते हैं, अब विकसित देशों को तो अलग क्रम मिलता है, अलग विकसित देशों को जो पिछड़े हुए हैं उनको अलग क्रम मिलता है। इस यानी टॉप, यदि टॉप लाइन में अपन देखेंगे तो टॉप में तो कौन से आ जाएंगे, हाई लेवल की जो इकोनॉमी वाले देश है वो इसमें टॉप पे आ जाएंगे, और लो कैटेगरी में कौन से आ जाएंगे, जो पिछड़े हुए जो देश है जिनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है वो इसमें आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं कमज़ोर होगी, प्रति व्यक्ति आय कमज़ोर होगी, राष्ट्रीय आय कमज़ोर होगी। तो इस प्रकार का जो विभाजन है उसको अंकीय विभाजन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? अंकीय विभाजन कहते हैं। तो इस प्रकार ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो महत्वपूर्ण बनने वाले थे, लगभग ये 30-31 प्रश्न इसे चैप्टर से बने हैं। 3 अंक के लिए विस्तार से अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा, अगले वीडियो में आ जाएगा। तो आप ज़रूर जुड़े रहे हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप जुड़े रहे हमारे मिशन ज्योग्राफी से। वीडियोज़ जो है अपने उनको अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, ताकि जो हमारा जो एक प्रयास है उस प्रयास का अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुछ दिनों से कुछ घटनाएं सुन रहे हैं, ठीक है, कि हमारा टारगेट 90+ था, अपन कवर नहीं कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम देने से पहले काफ़ी हताश और मायूस हो जाते हैं। साथियों, एक टारगेट होता है, वो जीवन का एक गोल होता है, और वो आज एक स्टडी के लिए 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए आप अपना टारगेट बना रहे हैं, आने वाले समय में आप कॉलेज के लिए बनाओगे। तो ज़िंदगी एक टारगेट है, ज़िंदगी क्या है कि टारगेट है, और कई सारे लक्ष्य, कई लक्ष्यों में आपको हताश होना पड़ेगा, कई लक्ष्यों में आपको सफलता मिलेगी, और ऐसे बहुत कम लक्ष्य होंगे जिनको में आपको सफलता मिलेगी। इसलिए लक्ष्य आप अपने लिए तय करते हैं और वो आपके द्वारा तय किया जाता है। उसको अचीव करना आपके हाथ में नहीं होता, आप उसके लिए बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं। इसलिए घबराए नहीं, अपने लक्ष्य हासिल नहीं होते हैं तो आप हताश ना हो, अगले गोल के लिए अगला प्रयास शुरू कर दें। जो कमियां रह गई थी उन कमियों को अगले वे के अंदर सुधार कर लें और आगे बढ़ें। पीछे जो हुआ है उससे शिक्षा लेते हुए, उससे अनुभव लेते हुए, उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करते हुए आप आगे बढ़ें, और पीछे मुड़ के न देखें। किसी प्रकार की दिक्कत आपको होगी नहीं, एक दिन ऐसा होगा जब दुनिया आपको कहेगी कि वास्तव में आप हो, ठीक है। तो इसी एक अच्छे जुनून के साथ में आप अपनी तैयारी करें। एक 12वीं 10वीं क्लास में आप हताश होकर के बैठ जाते हो, ये आपका कोई लक्ष्य नहीं है। परसेंटेज बनाना ये आपके जीवन का एक अहम पहलू है, ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ यदि परसेंटेज कम आ गए तो ज़िंदगी हार गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और नहीं हारना भी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि पॉजिटिव तरीके से आप पढ़ें, बढ़िया
ध्यान लगा करके पढ़ें, हताश न हो, मायूस न हो और एक जोश और जुनून के साथ में आगे बढ़ें। ज़िंदगी में बहुत सारे लक्ष्य आएंगे, यदि आज ही आप हार गए तो उनसे मुकाबला कौन करेगा, उन समस्याओं से मुकाबला कौन करेगा। मेरा तो कहना यही है, मैं तो यही मानता हूँ कि ज़िंदगी ही एक क्या है, लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को हासिल करते करते अपने को लाइफ जीनी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखें मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। ठीक है, थैंक यू।